अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबा केमिस्ट और मैं हूं आपकी प्रोफेसर सबा स्टार। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। मींस के रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल को कैसे पेश किया, उसने कौन कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, उसने जब मतलब प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स वगैरह ड्राइव्ड हो चुके थे, उसने क्या किया, रदरफोर्ड ने इस चीज़ को जानने के लिए कि किस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जिन पे ऑपोजिट चार्ज है वो कैसे एक ही स्ट्रक्चर में को एग्जिस्ट कर सकते हैं, यानी एक ही जगह पर एग्जिस्ट कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को जानने के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट को हम लोग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट कहते हैं। गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली उसने क्या किया था, उसने 0.00004 सेंटीमीटर गोल्ड की एक फॉइल ली थी। ठीक है, उसने ये जानने के लिए कि अगर तो जिस तरह से हम लोग कहते थे कि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, इस तरह से जो प्रोटॉन और नेगेटिव मतलब वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है उनके जो चार्जेस हैं वो क्या है, ऑपोजिट है, और लेकिन उनके जो नंबर्स हैं वो क्या है, वो सेम है। इस तरह से तो सभी प्रोटॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। इस वजह से उसने क्या किया, उसने मुख्तलिफ मतलब ये एक्सपेरिमेंट किया ये जानने के लिए कि किस तरह से ये एग्जिस्ट करते हैं एक ही स्ट्रक्चर में। उसने गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने 0.00004 सेंटीमीटर गोल्ड का मतलब थिक गोल्ड का एक फॉइल लिया, उस पर उसने अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं उन पे पॉजिटिव चार्ज होता है अल्फा पे। ठीक है, और बेसिकली वो क्या थे, वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे, हीलियम के न्यूक्लियाई थे। ठीक है, जो मतलब ये हम लोगों ने इस्तेमाल किए, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हमारे मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जो कि रेडिएशंस को प्रोड्यूस करते हैं, उनको रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, वो उसमें से अल्फा पार्टिकल्स की बम्बारमेंट करवाई उस गोल्ड फॉइल पर। अब ये देखें, वो कहते हैं कि ये जो वो वाले बेसिकली थे ना, वो हीलियम के न्यूक्लियाई थे। ये देखें, जो भी हम लोगों ने रेडिएशंस ये बम्बारमेंट करवाई है, ये अल्फा पार्टिकल्स है। ये क्या है, अल्फा पार्टिकल्स। ये इस पे क्या है, दो प्रोटॉन्स है, दो पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, दो प्रोटॉन प्रेजेंट है। और जो हीलियम होता है उसके प्रोटॉन भी दो होते हैं और दो ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये एक स्टेबल मॉलिक्यूल मतलब स्टेबल कंपाउंड होता है, स्टेबल एलिमेंट कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं। ठीक है, इसकी बम्बारमेंट करवाई। अच्छा, ये देखें, ये फॉर एग्जांपल एक गोल्ड फॉइल का एक कुछ एटम्स शो किए गए हैं। इसमें उन्होंने क्या किया कि ये देखें, ये जब उन्होंने करवाई बम्बारमेंट तो कुछ तो ये देखें मोस्टली जो थे, ये जो एरोज सीधी गुजरी हुई हैं, उसने क्या किया है, वो सीधे गुजर गए हैं, वो डिफ्लेक्ट भी नहीं हुए, वो रिपेल बैक भी नहीं हुए, वो लार्ज डिफ्लेक्ट भी नहीं हुए, स्मॉल डिफ्लेक्ट, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं, बल्कि मोस्टली जो थे ना, मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल्स जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्या थे, वो सीधे गुजर गए, उनमें कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कुछ फ्यू जो थे वो क्या हुए कि वो डिफ्लेक्ट कर गए। ठीक हो गया, कुछ स्मॉल डिफ्लेक्शन किसी ने शो की और किसी ने लार्ज डिफ्लेक्शन शो की, और कुछ तो ऐसे थे जो कि रिपेल्ड बैक, यानी जो कि वापस आ गए, मुकम्मल तौर पर वापस आ गए, डिफ्लेक्शन नहीं शो की बल्कि रिपल्शन शो की उन्होंने उन पार्टिकल्स ने। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट उसने कंप्लीट किया। एक्सपेरिमेंट को कंप्लीट करने के बाद उसने कुछ ऑब्जर्वेशंस की, क्योंकि जब भी हम लोग कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्सपेरिमेंट करने के बाद कुछ ऑब्जर्वेशंस होती है, बहुत कुछ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही थी कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल। मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द गोल्ड फॉइल। कि गोल्ड फॉइल में से बहुत से पार्टिकल, जो मेजॉरिटी तादाद थी, वो क्या थी कि गुजर गई, सीधी गुजर गई, उन पे कोई असर ही नहीं हुआ। ठीक है, और कुछ थे, सम ऑफ द पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन एंड सम वेरी फ्यू पार्टिकल्स रिपेल्ड बैक। कि कुछ जो पार्टिकल्स थे उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की और कुछ बहुत कम तादाद में थे जो वापस आ गए। ये देखें,
ये स्मॉल डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ये लार्ज डिफ्लेक्शन शो हो रही है, ये रिपेल्ड बैक आ रही है। मोस्टली क्या है, ये मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल जो है वो अनडिफ्लेक्टेड है। यही दो ऑब्जर्वेशन उसने की। ऑब्जर्व तो पहले यही करना है ना, बाद में रिजल्ट निकालते हैं कि ये ऐसा क्यों हुआ है, जो स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई है वो क्यों हुई है, लार्ज डिफ्लेक्शन क्यों हुई है, रिपेल्ड बैक क्यों हुआ है, ये रिजल्ट्स जो होते हैं वो बाद में होते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्व उसने यही किया, दो चीजें उसने ऑब्जर्व की कि मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द फॉइल एंड सम ऑफ द पार्टिकल्स शो स्मॉल डिफ्लेक्शन एंड वेरी फ्यू शोज द रिपेल्ड मतलब रिपल्शन ऑफ द पार्टिकल्स। ये उसकी ऑब्जर्वेशंस थी। ठीक है, अगर हम इधर ऑब्जर्वेशंस को लिखें, मेजॉरिटी ऑफ द मतलब मेजर पार्टिकल या मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स शो डिफ्लेक्शन majority of the particles pass undeflected and few particles show deflection and very few particles repelled back। ठीक है, ये इसने ऑब्जर्वेशंस की थी, ऑब्जर्व किया था उस एक्सपेरिमेंट्स के। उसके बाद कुछ रिजल्ट्स हैं। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने जो रिजल्ट निकाले, ठीक है, कुछ रिजल्ट्स थे, उसने जो रिजल्ट निकाले उसमें फर्स्ट था मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, मींस के बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे थे जिन पे कोई असर नहीं हुआ, ना तो वो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की, ना ही उन्होंने रिपल्शन शो की, मतलब वापस गए मुकम्मल तौर पर। अच्छा, ये जो था ना कि मोस्ट पार्टिकल्स अनडिफ्लेक्टेड, इसकी वजह ये थी कि इससे उसने ये कंक्लूड किया, ये रिजल्ट निकाला कि ज़्यादातर पार्टिकल्स इसलिए अनडिफ्लेक्टेड थे क्योंकि जो बहुत ज़्यादा हिस्सा था, यानी मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज़ एम्प्टी, कि ज़्यादातर हिस्सा जो है एटम का वो क्या है, वो खाली है। खाली होने की वजह से उसने कोई भी उस पर डिफ्लेक्शन या रिपल्शन शो नहीं की। ये फर्स्ट था। दूसरा है कि कुछ पार्टिकल्स जो डिफ्लेक्शन हुई है कुछ पार्टिकल्स की, वो ये शो करती है कि उसके सेंटर में क्या है, एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। उस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक हो गया, यानी कि उसने ये बात की कि इस फ्यू पार्टिकल्स की जो डिफ्लेक्शन हो रही है वो प्रेजेंस को शो करती है, किसके, न्यूक्लियस की प्रेजेंस को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। ठीक है, जो थर्ड वाला है वो ये है द कंप्लीट रीबाउंस शो द हार्डनेस ऑफ न्यूक्लियस। अच्छा, अगर कोई चीज़ हार्ड होगी उससे वो टकरा कर वापस आएगी चीज़। ठीक है, बॉल को दीवार पे मारते हैं वॉल से, ठीक हो गया, वो क्या करती है, उसको जितनी हम ताकत से मारते हैं, जितने जोर से मारते हैं, वो उतनी ही मतलब बैक हमारी तरफ आती है। क्यों? क्योंकि जो दीवार होती है वो हार्ड होती है। इसी तरह से जो क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स है वो रीबाउंस हुए हैं, तो वो उसके क्या करते हैं, वो उसकी हार्डनेस को शो करते हैं। ये शो करते हैं कि वो उसमें से पास नहीं हुए, ना ही उसको तोड़ा, ना ही उसको ये हुआ कि न्यूक्लियस को तोड़ के गुजर गए, नहीं, बल्कि वो जब न्यूक्लियस से टकराए तो न्यूक्लियस इतना हार्ड था कि उसने क्या किया, उसको वापस रिपेल कर दिया, कि उसकी फोर्स जो थी, न्यूक्लियस की हार्डनेस जो थी, उस फोर्स की निस्बत बहुत ज़्यादा थी। तो इसलिए कि जब कंप्लीट रीबाउंस शो हार्डनेस ऑफ न्यूक्लियस, कि कंप्लीट उसकी रीबाउंस थी वो न्यूक्लियस की हार्डनेस को शो करती थी। अच्छा, तो थर्ड है कि अब ये तो होगी रीबाउंसिंग। अब हमें पता है कि कुछ जो थी उन्होंने डिफ्लेक्शन भी शो की, कुछ पार्टिकल्स ने। वो डिफ्लेक्शन किस वजह से, वो डिफ्लेक्शन इस वजह से थी कि कुछ पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो की। इसका मतलब ये था कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है सेंटर में, ये बात है, लेकिन उसका साइज जो है वो बहुत छोटा है, क्योंकि अगर उसका साइज ज़्यादा होता तो ज़्यादा पार्टिकल्स ने डिफ्लेक्शन शो करनी थी, ज़्यादा पार्टिकल्स इधर उधर को मुड़ते, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स वापस आते, लेकिन फ्यू पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन ने ये शो किया कि जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है।
द डिफ्लेक्शन ऑफ फ्यू पार्टिकल्स शोज द स्मॉल साइज ऑफ न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस के स्मॉल साइज को शो करता है, जो थोड़ी मतलब कुछ पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन हुई है। फिर उसने ये कंक्लूजन मतलब रिजल्ट निकाला कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रिवॉल्व्ड अराउंड द न्यूक्लियस, कि उसने एक कंक्लूजन रिजल्ट दिया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के गिर्द, कि वो न्यूक्लियस के गिर्द घूमते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट है कि एटम इज होल न्यूट्रल। जो एटम होता है ना बेसिकली वो मुकम्मल तौर पर क्या होता है, न्यूट्रल होता है। उसके न्यूट्रल होने की वजह क्या है, उसके न्यूट्रल होने की वजह से ये है कि जितने उसमें पॉजिटिव चार्ज है उतने ही उसमें नेगेटिव चार्ज है। जब उसमें से कोई नेगेटिव चार्ज हम लोग ऐड करते हैं या निकालते हैं तो उसको क्या होता है, वो आयंस बन जाते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर में हो चुके हैं लेक्चर, ठीक है। तो इस वजह से वो कहते हैं कि एटम इज होल न्यूट्रल, कि कंप्लीटली अगर उसको होल देखा जाए, होल चार्ज उस पर क्या होता है, वो जीरो होता है, नेट चार्ज उसका क्या होता है, जीरो होता है। उसकी वजह क्या है, एटम इज होल न्यूट्रल, उसकी वजह ये है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर 12 प्रोटॉन्स है, 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे के असर को खत्म कर देंगे, इफेक्ट को जायल कर देंगे। तो उससे क्या होगा कि उस पर न्यूट्रल मतलब हो जाएगा, उस पर कोई चार्ज शो नहीं होगा। चार्ज उसी वक्त शो होगा जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की जो नंबर्स हैं वो अनइक्वल होंगे। लास्ट वाला है इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं न्यूक्लियस के अंदर, उन सबको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्योंकि जस्ट एक न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन नहीं शामिल। इलेक्ट्रॉन ऐसा वाहिद फंडामेंटल पार्टिकल है जो कि न्यूक्लियस के गिर्द हरकत करते हैं। बाकी सारे जो पार्टिकल्स हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स है, मतलब न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, वो सारे क्या होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। उनको क्या कहते हैं, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स के अलावा द पार्टिकल्स लाइज इन न्यूक्लियस कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, उनको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रिजल्ट्स हम लोगों ने मतलब डिस्कस कर लिया। अब हम लोगों ने देखना है कि डिफेक्ट्स इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। अच्छा, ये ना आज हम लोग जो एटम का मॉडल मतलब एटम का मॉडल बनाते हैं, एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं, वो ये तो है कि ये रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल नहीं है। इट मीन्स कि इसमें कुछ ना कुछ खराबियां थी जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने इसको ये कहा कि ये परफेक्ट नहीं है। लेकिन वही बात आती है कि जब कोई साइंटिस्ट काम करता है तो वो अगले साइंटिस्ट के लिए जगह मुहैया करता है कि वो उसको आगे कंटिन्यूसली काम करके उसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके। प्लम पडिंग मॉडल मतलब रदरफोर्ड ने ये तो साबित कर दिया कि जो प्लम पडिंग मॉडल है वो क्या है, वो तो करेक्ट नहीं है। एटम का प्लम पडिंग मॉडल कभी हो ही नहीं सकता, उस तरह का स्ट्रक्चर हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके कुछ डिफेक्ट्स हैं। फर्स्ट इसका डिफेक्ट ये है कि हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, ठीक है। ये इसके मतलब ये एक जनरली मैं बात कर रही हूँ कि इलेक्ट्रॉन्स हैव चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज रखते हैं। एक ना क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन है, उसमें उस थ्योरी के मुताबिक कि जो भी पार्टिकल या जो भी एटम या जो भी है अगर वो चार्ज रखेगा तो वो एनर्जी रेडिएशंस की फॉर्म में अमिट करेगा। ये क्लासिकल थ्योरी है और ये प्रूव्ड है और सभी जो साइंटिस्ट थे वो इस बात को मानते थे, ठीक है। तो इस वजह से कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो चार्ज रखते हैं। फर्स्ट डिफेक्ट ये है कि इस तरह से तो जो ये फॉर एग्जांपल ये क्या है, सेंटर में न्यूक्लियस है, ये बाहर इसके इलेक्ट्रॉन है। कहते हैं इस तरह तो ये होना चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन्स को कंटिन्यूसली एनर्जी जो है वो एमिट करते रहना चाहिए था। अगर अब ये इधर है, ठीक है, तो फिर अगले पल ये इधर होना चाहिए था, फिर अगले पल ये इधर 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 इस तरह से करते रहना चाहिए। और अगर ये कंटिन्यूसली एनर्जी को एमिट करता है तो क्या होगा कि ये बिल आखिर न्यूक्लियस में गिर जाएगा, न्यूक्लियस में फॉल कर जाएगा। इस तरह से एटम का स्ट्रक्चर जो है वो तो बरकरार नहीं रह सकता। ये फर्स्ट डिफेक्ट था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन, मान लिया इलेक्ट्रॉन उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, अगर वो उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो किस तरह से स्ट्रक्चर है
कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम भी रहा है, एनर्जी भी इमिट नहीं कर रहा और अपनी जगह पर ही मुख्तस है, ये हो नहीं सकता। ठीक है, ये फर्स्ट डिफेक्ट था जो कि साइंटिस्ट ने उससे मतलब पूछा, लेकिन उसे उसका नहीं इल्म था। उसे बस ये पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो प्रोटॉन के गिर्द यानी न्यूक्लियस के गिर्द क्या है, घूम रही है। ये फर्स्ट डिफेक्ट था। ठीक है, अगर हम सेकंड की बात करें, सेकंड डिफेक्ट ये था कि अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी जो है वो एमिट करता है। अच्छा, स्पेक्ट्रम होता है, अगर हम लोग देखें स्पेक्ट्रोस्कोपी एक होती है, अगर उसमें हम लोग देखें तो ये शो करता है कि दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं। स्पेक्ट्रम एक होता है लाइन स्पेक्ट्रम, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। जिस तरह से ये मैंने अब शो किया है, ये देखिए कंटिन्यूसली मतलब हो रहा है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहते हैं। और कुछ होते हैं कि ये वाला, चाहे वो सीधा हो वर्टिकल हो, ठीक हो गया, ये होते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। अब साइंटिस्ट ने दूसरा डिफेक्ट इसमें ये निकाला कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या एटम होता है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो क्या करते हैं कि वो कंटिन्यूस, अगर इस तरह से एनर्जी इमिट करेगा तो उसे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो करना चाहिए, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है, वो तो लाइन स्पेक्ट्रम शो कर रहा है। ठीक है, इस वजह से उसने कहा कि ये जो मॉडल है रदरफोर्ड का वो क्या है, वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट ने ये कहा कि इससे हमें बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है एटम के मुतालिक, कि जिस तरह से न्यूक्लियस है वो अंदर है, न्यूक्लियॉन्स उसको कहते हैं, उसके बाहर क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या कर रहे हैं, अराउंड उसके गिर्द घूम रहे हैं। मतलब बहुत सी चीज़ें जानने को मिली है। ये भी जानने को मिला है कि एटम का बहुत सा हिस्सा जो है वो खाली है, इसके जो न्यूक्लियस का साइज है वो बहुत छोटा है, और न्यूक्लियस क्या है, वो डेंस है, हार्ड है। ठीक है, इस तरह से बहुत सी इंफॉर्मेशन मिली है, लेकिन जिस तरह से ये बता रहा है वैसा परफेक्ट नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई और मॉडल होना चाहिए जो कि इन बातों को एक्सप्लेन करे कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एनर्जी एमिट क्यों नहीं करते, वो लाइन स्पेक्ट्रम क्यों शो करते हैं, वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम शो क्यों नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम एटम का न्यू मॉडल डिस्कस करेंगे जो आज तक चलता आ रहा है, वो परफेक्शन में भी है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।